नमस्कार दोस्तों। विश्व गुरु ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन 15-20 सालों से ये शब्द बहुत ज़्यादा विस्तारित हो रहा है और कुछ विशेष संगठनों या पार्टियों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा ये प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। उनका कहना है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा आई कि भारत किस क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, या वो समग्र क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैंने सोचा कि सबसे पहले शिक्षा के बारे में सोचा जाए। क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने वाले हैं? तो सरकारी आंकड़े हैं या जो ऐसी संस्थाएं और विश्व की संस्थाएं हैं जिसमें देश भी के लोग भी शामिल हैं, देश के विशेषज्ञ शामिल हैं, उनका कहना है कि भारत में जो वर्तमान में इंजीनियर पढ़ के निकल रहे हैं, उनमें से 70% इंजीनियर वो क्षमतावान नहीं है जो उन्हें होना चाहिए, और जो उन्होंने कोर्स किया है उसमें उनकी कोई विशेषज्ञता नहीं है, और इस कारण ना तो वो अन्य विषयों में पारंगत हैं और ना उन्होंने जो कोर्स किया है उसमें पारंगत हैं। तो सोचने पे बाध्य करता है कि हमारी ऐसी कैसी शिक्षा व्यवस्था है कि जहाँ इतने बड़े स्तर पर एक जो इंजीनियर है जो निकल रहे हैं पढ़ के हर साल, वो इस स्तर के नहीं है कि उन्हें कोई संस्था इस लायक समझे कि वो इंजीनियर का काम दे सके। इसी तरह हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में या विधि के क्षेत्र में ऐसा कोई अवसर नहीं है इन छात्रों के लिए कि वो अगर इनको पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, इनसे डिग्री हासिल करते हैं या विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो उनके लिए भी कोई बहुत ऐसे अवसर हों कि जहाँ वो अपनी प्रतिभा का अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें, उसे दिखा सकें, और न केवल अपना बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित कर सकें, आगे ले जा सकें। तो एक बात तो समझ में आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे देश में कि हम विश्व गुरु की दिशा में कोई अग्रसर हैं या होने वाले हैं। वही हम बात करें कि कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में सब जानते हैं, सबको पता है कि भारत का किसान जो फसल उगाता है और उसको जो उसका दाम मिलना चाहिए, जिसे कहते हैं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके लिए भी वो हर 6 महीने में संघर्ष कर रहा होता है। एक रबी की फसल के बाद और एक खरीफ की फसल के बाद वो संघर्ष करता है कि इसे कम से कम इतना मूल्य तो दिया जाए कि जो उसने खर्च किया है वो भी निकल सके और थोड़ा सा उसे मुनाफा भी हो सके, जिसे हमें MSP कहते हैं। तो वो भी बहुत कई बार तो मिलती नहीं है अधिकतर, और मिलती है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और उसके लिए कोई ऐसा बाजार भी उपलब्ध नहीं है कि जहाँ वो अपने जो उसकी उपज है उसको एक वाजिब दाम पर बेच सके। उल्टा उसके लिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं या उसे डराया जा रहा है कि वो भयभीत है कि जो कुछ भी है थोड़ा बहुत आगे जाके भविष्य में क्या होगा। और ये एक बड़ी विडंबना है कि उसे मेहनत तो करनी ही है फसल उगाने के लिए, लेकिन उसके लिए जो खाद, पानी, बीज, इसके लिए भी उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो कई बार इतना संघर्ष जटिल होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में देश के कई किसानों को अपनी जान देनी पड़ती है, कभी बीज की लाइन में, कभी खाद की लाइन में, कभी पानी के विवाद में। और ये हमारी कृषि की वास्तविकता है कि हम कितने उसमें संपन्न हुए हैं,
कितने सशक्त हुए। और अगर वही हम बात करें कि हमारे जो कला का क्षेत्र है या साहित्य का क्षेत्र है, उसमें भी हमें कोई विशेष ऐसी विशेषज्ञता हासिल हो कि हम पूरी दुनिया में राज कर रहे हों, तो ऐसा भी नहीं है। जरूर कुछ कलाकार व्यक्तिगत स्तर पर अपना नाम कमाते हैं, विदेश में कमाते हैं, देश में भी कमाते हैं, लेकिन ऐसी कोई विधा नहीं है कि जो ये क्षेत्र से निकले हुए बहुमत में छात्र और छात्राएं हैं वो इसमें अपना भविष्य बना सकें, या उनके पास ऐसे अवसर हों कि अगर वो इस क्षेत्र में जाते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित ही हो। तो हम मान सकते हैं कि कला के क्षेत्र में भी हमें सोचना होगा कि बाकी हम कहाँ पर हैं। अब आता है कि हमारे देश में रोजगार का जो मुद्दा है ये हमेशा से मुंह बाय खड़े रहता है, और आज से नहीं, हम तो ये कहते हैं आज़ादी से ये एक समस्या है, और इसका समाधान जितनी ज़्यादा तरीके से निकालने की कोशिश की जाती है उतने ही उसके अवसर कम होते जाते हैं। जब हमारे पास संसाधन नहीं था या थे तो हमारे पास काफ़ी कुछ अवसर थे सरकारी नौकरियों के, लेकिन अब वो भी लगभग लगभग जाते रहे हैं। बहुत सीमित मात्राओं में सरकारी सेवाओं में अवसर बचे हैं। प्राइवेट क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो प्राइवेट क्षेत्रों में जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े उद्योग हैं, स्वाभाविक है उनमें तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो देश के या प्रदेश के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दे सके। और देश बहुमत में जो रोजगार देता था या दे सकता है वो है छोटे और मझोले उद्योग। और छोटे और मझोले उद्योग तो उनकी जो हालात है वो दिन पे दिन किस तरह होती जा रही है ये सबको पता है। अधिकांश ऐसे उद्योग बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर है। कारण उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बाजार की वो व्यवस्था नहीं है जहां वो ये सब निर्माण करने के बाद अपने माल को खपा सके या उन्हें वाजिब वाजिब दाम मिल सके। और इसी संघर्ष में वो उनको भी अपना कारोबार समेटना पड़ता है। उसमें और भी बहुत से कारण हैं, कर्ज है, ऋण है, देनदारियां हैं, ये ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन उनको भी कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं है कि वो कहीं से मिलता हो किसी भी क्षेत्र से कि वो फले फूले, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। और वर्तमान में तो अवसर भी सीमित होते जा रहे हैं। इसी तरह हम कहें कि धर्म क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें कोई पूरा जो विश्व है और हमारे आध्यात्म और हमारे ज्ञान में और हमारे धर्म में समाहित हो रहा हो, कि भाई वो बहुत विस्तार हो रहा हो उसका। हाँ, ये अलग बात है कि जो व्यक्तिगत तौर से हमारे देश में बहुत से ज्ञानी, साधु, संत, महापुरुष, योगाचार्य हुए हैं, उन्होंने अपना परचम लहराया विश्व में जाके और आध्यात्म की चेतना की अलग जगाई है। लेकिन कहें कि देश में वो चेतना जग रही है या देश में वो अलग जग रहा है या पूरे विश्व में जग रहा है, तो वैसा तो कहीं दिखने में आता नहीं है। हो सकता है जो इसको अपने चश्मे से देखते हो, उनका अपना नजरिया हो देखने का, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं है कि हम अध्यात्म में कोई ऐसी उन्नति कर रहे हो कि अध्यात्म हमें इस स्तर पर ले जा रहा हो कि हमारे देश की समस्याओं का समाधान कर दे, हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे दे, हमारे किसानों को वाजिब मूल्य दे दे, हमारे कला और साहित्य को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा दे जहां वो पहुंच सकते हैं, जहां उनकी क्षमताएं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है समझ में आता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो एक वर्ग है वो उसे प्रचारित और प्रसारित करता है कि हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हैं। तो ये उनकी अपनी धारणा हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन अगर समग्र रूप से देखें तो ना तो देश ऐसा मानता है अधिकांश, और ना और जो वहाँ के जो देश के हमारे रहने वाले हैं उनका ऐसा सोचना है, क्योंकि हम खुद अपनी समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें भी दिशा देने में या से ज़्यादा ज़रूरत हमें दिशा लेने की है।
इतना जरूर है कि हम एकाकी या की सोच से या एक सीमित सोच से हम अपने विचार बना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि देश प्रगति जब करता है तो उसमें सबका योगदान होता है, और जब तक हम सब वर्ग, सब धर्म को समाहित नहीं करते तो हमारी कोई उन्नति नहीं हो सकती। न हम विश्वगुरु हो सकते हैं, न हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, न हमारी आर्थिक उन्नति हो सकती है। जैसे कि अगर कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी करोड़ों लोगों के आदर्श पुरुष हैं, और वो उनके आदर्श पुरुष भी हैं जो भारत को कहते हैं कि विश्वगुरु बनने को अग्रसर है। लेकिन उन्हीं का ये वाक्य कि हमें हिंदू जैसा मस्तिष्क, मुस्लिम जैसा शरीर और क्रिश्चियन जैसी करुणा मिल जाए तो हम भारत को विश्व में एक ऐसी ऊंचाइयां दे सकते हैं, ऐसा ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा विचारधारा दे सकते हैं कि उसके लिए वो एक मिसाल साबित हो सकती है। लेकिन उनके इस आदर्श को कौन मानता है? वो भी नहीं मानते जो उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो गुरु होने से पहले शिष्यों का होना आवश्यक है। तो ये भी अभी पता नहीं है कि भारत जब गुरु बनने की और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तो कौन उनके शिष्य बनने को तैयार है, कौन से ऐसे देश हैं जो वो भारत के शिष्य बनने को तैयार हैं। तो ये जो विश्व गुरु का एक आधार हमारे सामने, या जो उसकी विचारधारा है जो प्रस्तुत की जाती है, शायद वो किसी ऐसे उद्देश्य के लिए तो नहीं है कि जो मैंने भी आपको बताई बातें कि वो उसको पूरा करती हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि वो किसी दल या संगठन के वोट बैंक का आधार जरूर है, और कहीं ना कहीं कुछ अंशों में वो वोट बैंक का आधार जरूर बनती है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ से वोट मिलता है वो वहाँ पर आदमी का जो दृष्टिकोण है वहाँ ज़्यादा रहता है और वो उसका आधार बनता है। और इसी वोट बैंक के आधार को लेकर ही, चलो थोड़ा ही सही जितना भी है, लेकिन वो जब वो जुड़ता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी महत्वपूर्ण छोटे से वोट बैंक के लिए आप इस बात को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हमें वाकई अगर विश्वगुरु बनना है और या अग्रसर होना है तो हमें स्वामी विवेकानंद जी के उस वाक्य को ही लेकर आगे चलना पड़ेगा जो मैंने अभी पहले कहा पूर्व में। वही आदर्श वाक्य इस देश के लिए है, और जब तक वो वाक्य हम अपने जीवन में समाहित नहीं कर लेते और समाहित करके चलते नहीं है, तब तक शायद ये सब सोचना भी एक कोरी कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।